हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुन सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है भाई? सारी चीज़ें रिवीजन हो रही है? क्योंकि भाई 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो और रिवीजन तो करना पड़ेगा। रिवीजन कब कर रहे होगे? जब नोट्स बनाए होगे मैथ्स का। तो नोट्स बनाए थे कि नहीं? अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है देन आप रिवाइज करो। हमने आपको अभी एक चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है? वो कौन सा चैप्टर पढ़ाया है? तो इस सेशन का सबसे पहला चैप्टर मैंने कोऑर्डिनेट से शुरुआत किया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत डिटेल से हमने पढ़ाया और उसके क्वेश्चंस को एक एक करके मैंने बताया। दैट मीन्स कि मैंने प्रैक्टिस कराया। और अगर तुम उतना भी कर लिए होगे ना यार, तो एग्जाम में तुम 95 प्लस नंबर लेकर करके आओगे, अगर उतना भी कर लिए होगे, ठीक है? और थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दिए ना, तो 99 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए भाई मेरे, जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, अच्छा से पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला कर करके दे दो। हमें भी खुशी होगी, तुम्हारे घर वालों को भी खुशियाँ होंगी भाई, है ना? तो इसी तरीके से करके आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज रियल नंबर्स। ये बेटा नंबर सिस्टम का एक आपका चैप्टर है। एक ही चैप्टर तो पढ़ना है नंबर सिस्टम में क्लास 10th में, वो है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स इतना आसान आपके लिए बोर्ड ने बना दिया है ना बेटा। कुछ पार्ट को हटा दिया है, कुछ पार्ट को रखा है। जो हटा दिया उसको हम ना बढ़ेंगे, जो रखा है उसको छोड़ेंगे भी नहीं, उसको अच्छे से बढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली कौन से पार्ट को रखा है, कौन से पार्ट को हटा दिया है, सबसे पहले तो ये तुम जान लो कि अगर रियल नंबर्स तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में 6 मार्क्स एकदम से पक्के हैं। इसको कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे इजी चैप्टर होता है और इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं बड़े आसान आसान होते हैं, तो तुम उसको कर लोगे। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट था उसको वो उसने हटा ही दिया है। बेसिकली थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस रियल नंबर्स में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हमें कैसे कैसे पढ़ना है। आप जब एनसीईआरटी बेटा खोलोगे तो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, और इसी तरीके से करते हुए आपके पास जो टोटल एक्सरसाइज होंगे वो एग्जैक्टली एक्सरसाइज 1.4 तक होंगे, यानी 4 एक्सरसाइज है। पहले वाले जो एक्सरसाइज में बेटा आपको पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ना है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.2 में जो आपको पढ़ना है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटा ये सारा का सारा मैं डिटेल लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें सारा का सारा विजन क्लियर हो, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बच्चे सब पढ़े जा रहे हैं, सब छोड़े जा रहे हैं, तो अच्छा मार्क्स नहीं आता है। आपको देख के पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, बस उसी को पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ेंगे। जो 2023 में एग्ज़ाम दोगे तो उसमें देख लेते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे है बेटा इस वाले एक्सरसाइज में प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है? इरेशनल होने का आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। एंड जो 1.4 है वो रेशनल नंबर्स हैं एंड उसके डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना कि इस 4 एक्सरसाइज में से आपको एक्सरसाइज 1 नहीं पढ़ना है, यानी 1.1 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है, लेकिन 1.4 नहीं पढ़ना है। केवल और केवल 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। कितना आसान हो गया। आपको ये दोनों एक्सरसाइज देगा ही नहीं यार। इस दोनों से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको फेस करना ही नहीं है, यानी लगभग सिलेबस इस वाले चैप्टर से 50% हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप अभी से लेकर के जब तक एग्जाम दोगे तब तक आपको जानने की जरूरत नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। आपको जानने की जरूरत नहीं है कि रेशनल नंबर्स के और उसके डेसिमल एक्सपेंशन में हमें क्या क्या चीजों को करनी है। लेकिन ये आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी क्या होता है। जब तक बच्चा ये नहीं जानेगा तब तक वो अच्छा एग्जाम में स्कोर नहीं करेगा, 6 मार्क्स नहीं ला करके देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो भाई मेरे, जब इतनी कम चीज़ों को पढ़नी है तो हम लोग पढ़ लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको जल्दी से लिख लो बेटा, क्योंकि आपको विजन क्लियर रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, जब ये नहीं पढ़ना है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हम आपको बता दें बेटा कि आपको कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, एंड दैट इज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो चलो भाई इसको शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पूरा का पूरा हमें प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स पे ही सारी की सारी कहानी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होगा, हम प्राइम नंबर्स को जान लेते हैं। ठीक है, ये तो है बहुत छोटी सी चीज़, बट बहुत सारे बच्चों से हम फेस करते रहते हैं, तो उन बच्चों को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो अभी क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर्स तुम सॉल्व कर रहे हो ना, सॉरी प्राइम नंबर्स को देख रहे हो, तो प्राइम नंबर्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ना, जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स, जिसके पास केवल और केवल दो फैक्टर्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्राइम नंबर्स। जिसके पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए, दो फैक्टर, केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए। और वो भी कौन सा दो फैक्टर आपको पता है, वो दो कौन से होने चाहिए, एक तो बेटा वन होना चाहिए और दूसरा वो इटसेल्फ होना चाहिए। इटसेल्फ बोले तो वो खुद, यानी फैक्टर, पहले पता है तुम्हें फैक्टर किसको कहते हैं हम लोग, फैक्टर वैसे नंबर को कहते हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड दे दे। सपोज दैट कि मैंने तुम्हें कह दिया 10 का फैक्टर बताओ, तो 10 को 1 डिवाइड देगा तो बस 1 उसका फैक्टर हो गया, 2 भी डिवाइड देगा तो 2 भी फैक्टर हो गया, 5 डिवाइड देगा क्या, यस सर 5 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा 10 से 10 डिवाइड होगा क्या, हाँ एग्जैक्टली वो डिवाइड होंगे, यानी 10 भी उसके फैक्टर्स हो गए। तो केवल और केवल जिसके पास दो ही फैक्टर हो, बेटा कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो, या ऐसे कह सकते हो कि कोई नंबर 1 और इटसेल्फ से केवल डिवाइड हो रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एग्जैक्टली उसको प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और प्राइम नंबर्स देखो, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहला प्राइम नंबर बेटा 2 होता है, ठीक है, 1 छोड़ कर करके 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो 2 या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा 2 के बाद बेटा 3 देख लेना, ये 3 भी क्या होगा ना, या तो 1 से या तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 के बाद तुम 5 को देखो, 5 या तो 1 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है। अच्छा 6 नहीं लो, 6 ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करोगे, 6 ले लोगे तो 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा ना, 1 2 3 4 हो गए। तो यानी यहाँ पे हम 6 नहीं कहेंगे, ये बोलेंगे कि 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 5 के बाद कौन हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद कौन होगा, तो 11 हो जाएगा। 11 के बाद कौन होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 13 कर लोगे। और एग्जैक्टली ये बहुत सारे होंगे, तो हमें फटाफट से कमेंट कर कर करके निकाल करके बताना कि 1 से लेकर करके 50 तक, 1 से 50 तक कितने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट करके जल्दी से बता डालना, रोको अभी। क्यों, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स बता रहे हैं। प्राइम नंबर्स आप जल्दी से निकालो, 1 से 50 तक कितने होते हैं हमें कमेंट कर करके बताओ। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये या तो 1 हुआ या खुद वही फैक्टर बन गया, या तो 1 है या तो 3 खुद फैक्टर हो गया 3 का, या तो 5, यहाँ पे 5 का फैक्टर 1 है, या तो 5 भी फैक्टर हो गया। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ से पता चला कि ये जो 2 है ना, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 जो है वो आप यहाँ से क्या डालोगे बेटा, ये एकदम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहोगे कि 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ। 2 को छोड़ दो, बाकी देखो सभी के सभी नंबर ऑड नंबर्स होंगे। तो आप कहोगे क्या कि यस सर एग्जैक्टली जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन है, तो वो 2 है। तो आप यहाँ से दो बातों को समझ लिए कि एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का भी आंसर 2 होगा और इवन प्राइम नंबर का भी आंसर 2 होगा। बात क्लियर है। 2 को छोड़ कर करके जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर प्राइम नंबर्स होंगे। अच्छा सुनो, 1 क्यों नहीं होता, अगर तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर 1 क्यों नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे देखो, एक 1 का फैक्टर 1 1 से कटेगा, फिर 1 1 से कटेगा, यानी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन 1 के पास एक ही फैक्टर है बेटा, 1 के पास जो फैक्टर है वो केवल 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तुम 10 बार लिख दो ना 1, क्या दिक्कत है, वो तो सिंगल अकेला ही है 1। तो एग्जैक्टली हम बोलेंगे कि नहीं सर ये 1 तो हमारा फैक्टर सॉरी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट बेटा बताओ आपको क्लियर है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा नीड है। अच्छा प्राइम नंबर आपने समझ लिया, तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलेंगे,
ये कॉम्पोजिट नंबर भी बेटा बहुत इजी है, प्राइम नंबर के जैसा ही। आपको पहले से आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ लो आप, आपको यहाँ पे कुछ नए चीज़ों को सीखने को मिलेगा। कॉम्पोजिट नंबर कौन है? तो जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सबके सब कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। लेकिन ये तो हो गई, चलो ऐसे ही बता दिए, बट आपको यहाँ पे ये समझना है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा मोर देन टू फैक्टर्स। वैसे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कॉम्पोजिट नंबर। आप देखो, दो को छोड़ दो, दो के बाद तीन को छोड़ दो, तीन के बाद यहाँ पे चार ले बेटा, चार के फैक्टर्स निकाल, चार वन से डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है, फोर से डिविजिबल है। यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स हो गए? तो तुम कहोगे थ्री फैक्टर्स हो गए। अच्छा, चार के बाद देखो बेटा सिक्स लिया हमने, सिक्स वन से डिविजिबल है, सिक्स टू से डिविजिबल है, सिक्स थ्री से डिविजिबल है, सिक्स सिक्स से डिविजिबल है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर फैक्टर्स हो गए। तो भाई इसी तरीके से आप छोड़ करके लेते जाओ, छः हो गया, सात छोड़ दो बेटा, आठ ले लो, आठ ले लो, आठ के बाद नौ ले लो, नाइन के बाद आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? यहाँ पे टेन लिखोगे। तो इस तरीके से करते करते आप बहुत सारे कॉम्पोजिट नंबर्स लिख सकते हो। और आपने यहाँ पे डेफिनेशन समझ लिया, मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएंगे। क्लियर है? समझ में आया क्या भाई? देखो, मैं तुम्हें ना बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तुम टेंशन नहीं लेना कि इतनी छोटी छोटी सी क्या चीज़ें बता रहे हैं। ये तो प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर हमको पहले से पता है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिसको वो भी बात नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप धन्य हैं, ठीक है, आगे की चीज़ों को पढ़ाएंगे, आप समझिएगा। बट यहाँ तक आप भी बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्लियर हो गया होगा। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर छोटी सी बात है। तो आप यहाँ पे हमें बताना कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन होगा। तो एग्जैक्टली आप बता दोगे कि जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा वो आपका फोर हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर आपने एग्जैक्टली बता लिया कि फोर हुआ। तो अब हम बताते हैं कि जितने भी आप पॉजिटिव नंबर्स लिख लो, जितने भी आप पॉजिटिव नंबर्स लिख लो बेटा, या तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, या तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, और प्राइम नंबर ना हुए तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो गए। तो आप ये कहोगे कि जो प्राइम नंबर ना है वो कॉम्पोजिट नंबर है, और जो कॉम्पोजिट नंबर ना है वो प्राइम नंबर है। लेकिन पॉजिटिव नंबर में एक्सेप्ट वन, यानी कि आपको वन को छोड़ करके, वन भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि वन के पास केवल और केवल वन फैक्टर होता है। एक से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए भाई कॉम्पोजिट नंबर के लिए। दो से ज्यादा फैक्टर होगा तो कॉम्पोजिट नंबर वन के पास केवल वन फैक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाएंगी तो या तो वो प्राइम नंबर्स होंगे या तो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। क्लियर है? तो अब चलो, अब तुम इस स्टेज पे आ गए हो कि तुम सीख सकते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम इसको हटाते हैं, बट आप नोट्स में ये बातों को भी लिख लेना। इसको छोटी मोटी बात मत समझना भाई, क्योंकि आपको पता है आगे एपी वगैरह में भी ना प्राइम नंबर्स की यूज हो जाती है। तो वहाँ पर अगर आपको पता नहीं होगा देन आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई, हम इसको हटा देते हैं और आपको मैं बस अब एक छोटी सी बात सिखाता हूँ, ठीक है। और वो कौन सी बात है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो भाई, ये बात तो खत्म हो गया। अब आपको सीखना क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? तो हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली नंबर सिस्टम, हाँ, नंबर सिस्टम में जो है ना वो हम लोग रियल नंबर देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग दे देंगे नंबर सिस्टम में? रियल नंबर। हाँ भाई, जो हम लोगों का ये चैप्टर है ना वो एग्जैक्टली नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, रियल नंबर। ये आपका हेडिंग हट गया था तो हम यहाँ पे दे दिए। अब ये समझना कि रियल नंबर में एग्जैक्टली आपने कॉम्पोजिट प्राइम समझ लिया। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम, आप लोग भी हेडिंग दे लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत खूबसूरत सा चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझोगे बेटा? यहाँ पे आप समझना। पहले हम क्या करते हैं ना कि इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन के बाद हम आगे बात करेंगे। तो अब देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड कर दो, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब कि बेटा फैक्टराइज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एवरी कॉम्पोजिट नंबर,
नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बेटा यहाँ पे डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन ही समझना है, अच्छे से डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, देन सारी बातें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। तो हमने कहा एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटा, ये जो फैक्टराइजेशन होगा इज यूनिक, वो आपका यूनिक होगा, यूनिक, ठीक है। यूनिक का मतलब समझते हो, समझाते हैं, एक मिनट। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन which apart from the order in which the prime factor occurs, the prime factor occurs, ठीक है। अब यहां पे समझना, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन कैसा होगा, तो यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, यूनिक पीस है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसके जैसा कोई और नहीं है। आप भी यूनिक हो बेटा, आपके जैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है। इतना अच्छा दिल वाला, इतना प्यारा सा बच्चा, इतना क्यूट सा बच्चा, इतना भोला वाला स्टूडेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे एग्जैक्टली आपने समझ लिया कि यूनिक होगा। ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, हमें उसको ये नहीं देखना है कि वो किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में, समझोगे। हम यहाँ पे आपको बताते हैं, 32 ले लो बेटा, यहाँ पे 32 नहीं लो बेटा, आप क्या कर लो ना, एग्जैक्टली 35 ले लो। 35 कंपोजिट नंबर है क्या, तो तुम कहोगे यस सर 35 तो कंपोजिट नंबर है। तो 35 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 × 7, देखो ये भी बेटा प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर, बोलो समझ में आ रहा है। कंपोजिट नंबर आपने लिया और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आपने लिख दिया, कैसे लिखा, तो 5 × 7 कर दिया। अब इसके ऑर्डर ये यूनिक होगा, 5 × 7 केवल और केवल 35 का ही फैक्टराइजेशन है, 35 को ही हम लोग ऐसे कर करके लिख सकते हैं, यूनिक है, यूनिक है। अच्छा तुम कहोगे नहीं सर 7 × 5 हो गया, तो बेटा अगर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रखो तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, हो सकता है कि 7 पहले आ जाए बाद में 5 आए, ठीक है। तो आपको इसे लेना देना नहीं है, ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना। अगर ऑर्डर को नहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल यूनिक हो जाएगा और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लोगों ने लिख लिया। कोई भी ले लो बेटा, कोई भी ले लो, सपोज दैट तुमने 30 ले लिया, तो 30 को आप कैसे करके लिखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 को लिखोगे 2 से हो जाएगा बेटा 15 टाइम्स में, अगला प्राइम नंबर 3 है तो 3 × 5 = 15, यस 2 × 3 × 5, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। बेटा आपने यहाँ पे क्या किया ना कि एग्जैक्टली ये कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख डाला। अरे लिखा कि नहीं लिखा, समझ में आया क्या। कोई भी दुनिया का तुम उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट कि मैंने 140 उठा लिया बेटा, ये 140 बताना कॉम्पोजिट है या नहीं है, बिल्कुल एक से ज़्यादा इसके फैक्टर होंगे। तो 140 को यहाँ पे देख लेते हैं प्राइम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 2 से 70 टाइम्स में, 2 से 35 टाइम्स में और 5 से बेटा 7 टाइम्स में, 2 2 5 7, 2 × 2 × 5 × 7, एग्जैक्टली ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहने का मतलब कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा अगर हम उसके ऑर्डर का ध्यान नहीं रखें। एकदम से छोटे बच्चों की तरह एकदम समझाना पड़ता है, छोटी बच्ची है क्या, समझ तो लो। एग्जैक्टली तो ये बातें समझ में आ गया सर,
ओवरऑल घुमा फिरा के आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लेंगे, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम लोग लिख सकते हैं। अब बातें यहाँ पे खत्म, इतनी सी छोटी सी टॉपिक थी। अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अच्छा, इसी में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना पड़ता है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाऊंगा, बट अभी इस कॉन्सेप्ट्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, इसको नहीं करना। हाँ भाई, तो ध्यान दोगे, यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि शो दैट 5 × 11 × 13 + 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। दिखाना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। हम क्या दिखा देंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा? एग्जैक्टली हम बता देंगे कि मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर 2 फैक्टर से ज़्यादा हुआ तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। चलो उसको देख लेते हैं। एग्जैक्टली आप क्या करेंगे ना कि यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करते समय पहले आप इसको लिख लेंगे 5 × 11 × 13 और प्लस में 13। बेटा एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा टर्म ये अलग हो गया, देखो ना, प्लस से इधर वाले अलग और प्लस से उधर वाले अलग, तो दोनों टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? तो कॉमन निकल रहा है, अगर तो निकाल लोगे। 13 दोनों के पास कॉमन है, तो एग्जैक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 13 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 5 × 11 और प्लस में क्या बच जाएगा बेटा? यहाँ पे आपने 13 निकाल लिया, तो 13 × 1 यानी कि यहाँ पे 1 बचा रह जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यानी टोटल निकल गया तो 1 वहाँ पे कॉमन रह जाएगा। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आप करोगे 13 और 11 5 = 55 और प्लस में क्या होगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 13 × 56 लिख सकते हो। अभी तो आपको यहाँ पे 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसके बेटा 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई, तो 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, बट इससे भी ज्यादा फैक्टर दिखाना पड़ेगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो 56 को, और बेटा ये कॉम्पोजिट नंबर है ना बेटा, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं क्या? एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहीं पे अप्लाई होगा। तो 56 को आप क्या करो, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में लिखने के लिए पहले यहाँ से इसको फैक्टराइज, यहाँ पे आप प्राइम नंबर्स देख लो कैसे कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, 2 से 14 टाइम्स में होगा, 2 से 7 टाइम्स में होगा। तो एग्जैक्टली आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 7, 2 × 2 × 2 × 7। एग्जैक्टली यहाँ पे बताना कि कितने सारे हैं। तो एक प्राइम नंबर 13 है, दूसरा प्राइम नंबर 2 है, तीसरा प्राइम नंबर 7 है। 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हो गए क्या? 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको लिखा गया क्या? तो यानी आप देख सकते हो कि 2 से ज़्यादा यहाँ पे फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर 13 है, दूसरा फैक्टर 7 है, तीसरा फैक्टर 2 × 4 × 8 ले लो, या 2 2 2 ले लो, कितने सारे फैक्टर्स हो गए। यानी आपको पता चल गया कि सर 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा? वो एग्जैक्टली कॉम्पोजिट नंबर होगा। यहाँ से क्लियर है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे क्लियरली, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, क्लियरली इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट। ये जो दिए हुए नंबर हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे? तो वो एग्जैक्टली कंपोजिट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखना आपके एनसीईआरटी में भी दिए होंगे, आप आर सवाल आरडी बना रहे होगे, वहाँ भी दिया हुआ होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो अच्छा सा सवाल होगा, मज़ेदार होगा, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। तो चलो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन करो, आपको फिर मैं अगला वाला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का पावर n लिया जाए। n यहाँ पे देखो बोला है बिलोंग्स टू n, यहाँ पे मतलब समझो, यहाँ पे ये जो है ना इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल n जो है ना वो नेचुरल नंबर ही होगा। कैपिटल n कहने का मतलब नेचुरल नंबर। यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर अगर लिखा जाए
तो एग्जैक्टली सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा नेवर एंड विथ द डिजिट 0, वो 0 पे खत्म होगा ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे समझो कि अगर हम 4 का पावर 1 ले लें, 4 का पावर 2 ले लें, 4 का पावर 3 ले लें, 4 का पावर 4 ले लें और इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे ध्यान देना पावर हमेशा नेचुरल नंबर होगा, बोल रहा है नेचुरल नंबर रखा जाए। 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देख रहे हो 0 से एंड नहीं हो रहा है, 0 से एंड नहीं हो रहा है। आप कुछ भी पावर ले लो वो 0 से एंड नहीं करेगा सॉल्व करने पे। आपको ये शो करना है, दिखाना है, यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, 0 पे एंड नहीं करने वाला है, आपको ये बातों को दिखाना पड़ेगा। तो पता है एक बात मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात बता रहा हूं, पहले अच्छे से समझ लेना। कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड करेगा, 0 बोले मतलब कि 10 हो गया बेटा, 0 बोले मतलब कि लास्ट में 10 आ गया। अब यहाँ पे 10 बोले तो 10 के एक फैक्टर 2 होते हैं और एक फैक्टर 5 होते हैं। जब तक 5 और 2 उसका फैक्टर नहीं होगा तो 5 2 जा 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो 0 से एंड नहीं करेगा। जैसे कि समझो अगर मैंने यहाँ पे बेटा यहाँ पे 90 ले लिया तो इसका एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 जरूर होगा, इसके अलावा और कुछ भी हो दैट डजेंट मैटर, लेकिन 2 5 जरूर आएगा। 2 5 आएगा तभी तो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो कर करके क्या बनाएगा तो 10 बनाएगा, 10 बनाएगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा। जैसे समझो इसका फैक्टर करोगे तो एक तो 2 होगा एक तो 5 होगा, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा 3 होगा और 3 होगा, तो देखो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 45 2 जा, तो अब यहाँ पे देखो 90 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 2 और 5 दोनों का होना मस्ट है। अगर केवल और केवल तुम्हारे उसके फैक्टर में आप फैक्टराइजेशन किए, फैक्टर में केवल और केवल 2 आ गया तब भी नहीं काम बनेगा, केवल और केवल 5 आ गया तब भी बात नहीं बनेगी, हमें 5 और 2 का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है बात? तो 2 और 5 को आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए नंबर एंड्स विथ 0, यहाँ पे देखो ए नंबर, कोई भी नंबर ए नंबर एंड्स विथ 0, एंड्स विथ 0 देन इट मस्ट हैव, देन इट मस्ट हैव, इसके पास पक्का, देन इट मस्ट हैव 2 और 5, 2 और 5 एज अ फैक्टर, उसके पास जो है ना 2 और 5 फैक्टर जरूर होना चाहिए। ए नंबर एंड विथ 0 देन इट मस्ट हैव हैज नहीं हैव, देन इट मस्ट हैव 2 और 5 एज अ फैक्टर। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं कि 2 और 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इसके पास अगर 2 और 5 फैक्टर होगा देन इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भैया ये तो एंड करेगा 0 पे, वरना ये एंड 0 पे नहीं करेगा। तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 4 टू दी पावर n ले लेते हैं। तो इसको देखो तो बेटा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, बेस 2 में, बेटा 2 और 5 है ना, तो हम यहाँ पे 2 में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4 हो गया और 4 का पावर n है तो हम यहाँ पे n दे देंगे पावर। अब देखना बेटा पावर टू दी पावर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके पावर से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 का पावर 2n होगा। तुमको पता है ना a टू दी पावर m और टू दी पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं a टू दी पावर m इंटू n कर लेते हैं। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो एग्जैक्टली आपने क्या किया ना कि इसका फैक्टराइजेशन किया तो 2 टू दी पावर 2n आया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को मल्टीप्लाई करना है, बार बार मल्टीप्लाई करना है, और ये 2 ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। अगर 1 का वैल्यू 1 होगा तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, n का वैल्यू अगर 2 होगा तो 2 टू ज़ा 4, ये 4 बार 2 मल्टीप्लाई करोगे। n का वैल्यू 3 होगा तो 3 टू ज़ा 6, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि आप यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी ले लो तो आप केवल और केवल यहाँ पे देखेंगे तो 2 आ रहा है, बार बार 2 आ रहा है। इसका मतलब कि आपको ये पता चला कि एक चीज आप जान रखे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका यूनिकनेस क्या कहता है कि अगर इसका फैक्टर ये हो गया तो ये यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं होगा। तो इसके फैक्टर में 5 आया क्या तो 5 नहीं आया, तो इसमें कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस कहता है कि जो जिसका फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया तो वो यूनिक हो जाएगा। अब इसमें 5 आ नहीं पाएगा, तो 5 आएगा नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई हो
हो नहीं पाएगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो देन क्या कहोगे, यस सर जब 5 और 2 मिले नहीं तो 10 बना नहीं, तो एग्जैक्टली वहां पे बिल्कुल भी एंड नहीं करेगा 0 से। क्लियर हो रहा है? देखो समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि ये सारा का सारा डिटेल वो नहीं समझ रहे होते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और फाइनली आपको क्या लिखना है बेटा, तो ये सारी चीज़ों को आप लिख लेना है। अब आपको लिखना है बाय यूनिकनेस ऑफ, बताना पड़ेगा बाय यूनिकनेस, UNIQUE, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के यूनिकनेस से, अरिथमेटिक बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n का 5 फैक्टर नहीं होगा। तो जब नहीं होगा देन हम बोलेंगे कि 4 टू दी पावर n नेवर एंड्स विथ 0। तो हम लोग यहाँ पे कह डालेंगे कि हेंस 4 टू दी पावर n नेवर एंड विथ 0, ये 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या बात? तो ये बहुत इजी था। इसी तरीके से आपको कुछ भी दे देगा, सपोज दैट आपको ऐसे करके दे देगा कि 6 टू दी पावर n एंड करेगा क्या, तो आप देखो 6 टू दी पावर n को 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 टू दी पावर n कर लोगे। अब यहाँ पे देखो 2 का भी पावर n हो जाएगा और इंटू में 3 का भी पावर n हो जाएगा। तो देखो इसके यूनिकनेस से आपको ये पता चला कि इसमें 2 और 3 आ रहे हैं बट 5 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं एंड करेगा 0 से। करके देख लेना, चेक कर लेना, जैसे मैंने 4 का किया था ना, पावर 1 रख के 2 रख के 3 रख करके। तो ओवरऑल आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको क्या करो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सबसे पहला काम तो आप ये करो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतने मेहनत से मैंने तुमको पढ़ाया है तो कम से कम उसका बदला छोटा सा सपोर्ट करके तो दे सकते हो। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो यार, ये एग्जाम में आने वाले इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी इन चीज़ों को सीख जाएगा। वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना चाहिए था ना। जैसे देखो आप पढ़ाई शुरू करते हो देन हमारी वीडियो पसंद आने लगती है देन आप उसको लाइक कर दो भाई। अभी भी नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से करने वाले, घबराना मत, क्योंकि हमारी वीडियोस हो सकती है कभी कभी बड़ी भी हो जाए कभी छोटी भी हो जाए, बट मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है ना, छोटी छोटी बातें मैं तुमको बता दूँ। ठीक है, एक एक बात जो मुझे आता है ना मैं वो सारा चीज़ तुमको मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहे जो ये ना कहे कि हाँ सर ये चीज़ें हाँ नहीं पढ़ाई गई हैं और इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।